नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे वोडाफोन के बारे में। वोडाफोन आइडिया, जैसा कि आपको पता होगा, दोनों मर्ज हो गए थे और यहां पर सबसे बड़ा संकट है कि वोडाफोन आइडिया जिस कगार पर इस समय खड़ा हुआ है, बहुत हद तक चांसेस है कि ये डूबने वाला है। तो क्वेश्चन ये आता है कि वोडाफोन आइडिया अगर डूब जाता है यहां पर क्या होगा। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा कि एग्जैक्टली कौन कौन से सिनेरियोज बन सकते हैं और क्या इसको बचाया जा सकता है किसी प्रकार से, उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप स्टडी आईक्यू को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको ज्वाइन का बटन क्लिक करना है। यहाँ पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पर, हम क्यों इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार का मैं आपको बताया सिचुएशन हो रखा है वोडाफोन आइडिया के साथ, तो कंपनी इस समय इसको संभाल नहीं पा रही है। कंपनी हो गई या फिर इसके जो सब्सक्राइबर्स हैं, 290 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, तो कोई कम यहां पर आंकड़ा नहीं है। और चाहे फिर गवर्नमेंट की बात करिए, हर कोई इसको लेकर परेशान है कि एग्जैक्टली किया क्या जाए। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि रिसेंटली इनके जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे के एम बिरला, उन्होंने रिसेंटली स्टेप डाउन कर दिया है अपने पद से। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 27% जो उनका स्टेक है वो गवर्नमेंट को दे देना चाहते हैं। तो यहां पर उनके द्वारा ये ऑफर भी दिया गया कि सरकार यहां पर ले ले। लेकिन सरकार, आप देख रहे होंगे कि ऑलरेडी कई सारे कंपनीज को प्राइवेटाइज करने में लगी हुई है, तो वो कहां से खरीदेगी इसको, तो एक पूरा अलग मुद्दा हो जाता है। इसके अलावा इसकी जो पेरेंट कंपनी है वोडाफोन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो ब्रिटिश कंपनी है, वो यहां पर एक्स्ट्रा कैपिटल डालने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रही है कि हम यहां पर एडिशनल इक्विटी जो है वो वोडाफोन आइडिया के अंदर नहीं डालेंगे। उन्होंने मना कर दिया है, भले ही ये कंपनी डूब जाए चाहे जो भी हो। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि जो तीसरी लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन है भारत के अंदर, वो एकदम डूबने के कगार पर खड़ी हुई है। और इसका जो प्रॉब्लम है वो शायद कोई सॉल्व नहीं करना चाहता। कहीं कंपनी के प्रमोटर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गया, या फिर इवन जो कोर्ट है वो भी इसके अंदर अब इंटरफेयर करना छोड़ दिया है। और यहां पर जो पोटेंशियल करीब 270 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, सॉरी मैंने उस समय 290 बोल दिया था, 270 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, और वो तो यहां पर संकट में है ही है। लेकिन उसके साथ साथ जो इतने सारे एम्प्लॉयज हैं उनका क्या होगा, इसको लेकर काफी बड़ा प्रश्न बना हुआ है। और मैं आपको कुछ आंकड़ा अगर दूं, रिसेंटली अगर आप देखिए तो 2020 के स्टार्टिंग से लेकर अभी तक करीब 51 मिलियन सब्सक्राइबर जो हैं वो ये लूज कर चुका है। 51 मिलियन ऑलरेडी लूज कर चुका है। और जहां तक एयरटेल और जियो की बात है, दोनों ने मिलकर करीब 83 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं। और यहां पर इनका अगर आप शेयर प्राइस भी देखोगे, पिछले कुछ वर्षों में लगातार ये नीचे गिरता गया है और 2019 के बाद से तो ऑलमोस्ट अपने निचले स्तर पर आ गया। और रिसेंटली तो सबसे लोएस्ट इसने टच किया था, 5 रुपए 6 रुपए इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। तो अब यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि चलो ये समझ रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो शायद ही यहां पर बचे, तो अगर ये खत्म हो जाती है तो उस केस में क्या क्या सिचुएशन, क्या क्या यहां पर परेशानी देखने को मिल सकती है, मार्केट किस तरह से चेंज हो सकता है। सबसे पहला तो आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा कि डिओपोली की तरफ हम वापस आ जाएंगे। आपने मोनोपोली सुना होगा, डिओपोली क्या होता है, जहां पर दो सेलर होते हैं बेसिकली। तो यहां पर क्या होगा कि वोडाफोन डूबने के बाद एक प्रकार से जो दबदबा होगा वो सिर्फ एयरटेल और रिलायंस जियो का बन जाएगा। और हाँ, अब कुछ आप में से कुछ लोग कह सकते हैं एमटीएनएल है, बीएसएनएल है, देखिए बहुत ही कम है उनका शेयर, अगर आप देखोगे तो नाम मात्र का है, तो काउंट करना नहीं करना एक ही बात है उनके लिए। तो एयरटेल जियो ये सबसे बड़े अब यहां पर प्लेयर बन जाएंगे, डिओपोली हो जाएगा। और डिओपोली में क्या है ना, कई बार क्योंकि सिर्फ दो ही प्लेयर है यहां पर, तो दोनों भी आपस में साठगांठ कर सकते हैं, प्राइसेस वगैरह बढ़ा सकते हैं, तो कई सारी चीजें हो सकती हैं। तो एक प्रकार का मोनोपोली हो जाता है अगर दोनों आपस में एक प्रकार से एक डायरेक्शन बना ले कि हमें यही प्राइस रखना है, दोनों वही रखेंगे, तो इसकी वजह से यहां पर ओवरऑल मार्केट को नुकसान हो सकता है। तो मोनोपोली की तरह भी एक्ट कर सकते हैं अगर सिर्फ दो ही प्लेयर रहें। और आपको याद होगा 1990s में सिर्फ दो ही प्लेयर, इसीलिए उसको डुओपोली बोला जा रहा है। तो जहां से शुरुआत किया गया था, जब उस लोग खुश नहीं थे और प्राइवेटाइजेशन और कई सारी चीजों की तरफ हम आगे बढ़े, तो वापस ऐसा लग रहा है कि 1990s जैसा सिचुएशन हमें देखने को मिलता है। एक तो ये सिचुएशन हो जाएगा डिओपोली का। दूसरा यहां पर सिचुएशन होगा वो है शार्पर टैरिफ राइज। ये कैसे होगा, देखिए क्या होता है कि किसी भी सेक्टर के अंदर जब ज्यादा प्लेयर्स होते हैं तो उस ओवरऑल सेक्टर का जो कॉस्ट है, ठीक है, उसको यहां पर डिवाइड हो जाता है ना अलग अलग कंपनीज में। अब यहां पर कंपनी कितनी बची, दो ही कंपनी बची, तो ओवरऑल जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए कॉस्ट चाहिए पूरे देश के अंदर, वो ज्यादा चाहिए होगा, वो डिवाइड होगा इन सिर्फ दो कंपनी के अंदर। तो इसी की वजह से ओवरऑल कॉस्ट बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। और जाहिर सी बात है ये कॉस्ट कंपनी तो बेयर करेगी नहीं, अल्टीमेटली वो कस्टमर्स के ऊपर पास ऑन होगा। तो ये आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकता है। और स्पेशली इसका इंपैक्ट आपको आगे आने वाले समय जो 5G स्पेक्ट्रम है वहां पर भी देखने को मिलेगा। जब यहां पर कॉस्टिंग बढ़ेगी, कंपनीज का खर्चा ज्यादा होगा, तो जो 5G को लेकर रफ्तार बढ़नी चाहिए आगे
जो अडॉप्ट करना चाहिए देश को, उसमें आपको थोड़ा सा रुकावट देखने को मिल सकती है। तो ये भी असर आपको देखने को मिलेगा, आपको ध्यान रखना है। तीसरा यहां पर असर मैं बात करना चाहूंगा बैंकों के ऊपर, जो और साथ ही साथ जो एंसिलरी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। कहने का मतलब है कि ये जो वोडाफोन आइडिया है, उन्होंने काफी सारा पैसा बैंकों से भी लिया है। और सर्विस प्रोवाइडर कौन से हैं एंसिलरी, कहने का मतलब है कि जैसे टावर हो गया, तो वोडाफोन को अगर सपोज टावर चाहिए तो किसी से सर्विस लेगी ना कि मेरे लिए टावर बना दो, तो उनसे भी तो उधार उन्होंने लिया हुआ है। तो यहां पर ओवरऑल जिन जिन से उधार लिया हुआ है उनको पैसा कैसे रिटर्न होगा, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। और इस समय अगर आप इसका टोटल आउटस्टैंडिंग डेट देखोगे, कर्ज देखोगे वोडाफोन आइडिया के ऊपर, तो इट इज 1.75 लाख करोड़, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा आप कह सकते हो इवन सरकार का भी है। रिसेंटली आपने सुना होगा एजीआर के बारे में, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, मतलब जब से कंपनी चल रही है पिछले 15-20 वर्ष से, तो कुछ हिस्सा जो है इसका रेवेन्यू का कुछ हिस्सा सरकार के साथ शेयर करना होता है। इसको लेकर पूरा मामला चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग आ गई और उन्होंने सरकार के पक्ष में फैसला सुना दिया, जिसकी वजह से वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी के ऊपर 60,000 करोड़ का एजीआर बकाया है। तो ये सरकार के पास आना है, तो ये तो आएगा नहीं सरकार के पास अगर ये कंपनी डूब जाती है। इसके अलावा बैंकों का क्या होगा, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। रिसेंटली भी आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों से ऑलरेडी बैंकों के अंदर एनपीए की संख्या बढ़ गई है। नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट्स हैं, उन्होंने बहुत सारे लोन दिए थे अलग अलग बिजनेसेस को, वो लोन वापस नहीं आ पा रहे हैं। अब फर्दर यहां पर अगर आप देखोगे तो वोडाफोन आइडिया अगर सपोज डूब जाता है, उनके एसेट वगैरह को बेचा जाएगा। अब इस एसेट बेचने के बाद उनके कितना रुपए जुट सकेगा, क्या वो उतना काफी होगा बैंकों को वापस देने के लिए पैसा? शायद ऐसा लगता नहीं। और इसी की वजह से बैंकों को काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर ये सकते हो कि कौन से बैंक के ऊपर सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए जो परसेंटेज ऑफ लोन बुक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, जितना भी उन्होंने लोन दिया है उसका 2.9% लोन अकेले वोडाफोन आइडिया को दिया हुआ है, 3,240 करोड़ का। मतलब कि काफी बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। यस बैंक तो ऑलरेडी यहां पर प्रॉब्लम से गुजर रहा था, उन्होंने 4,000 करोड़ दिए हुए हैं। इंडसइंड बैंक हो गया 3,500 करोड़। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर आप देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इन्होंने तो बहुत सारा दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने तो 11,000 करोड़ रुपए दिए हैं, इतना बकाया। देखिए परसेंटेज आप समझ रहे हो ना, परसेंटेज का मतलब यह है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जितना भी लोन दिया है उसका कितना परसेंट हिस्सा जो है वो वोडाफोन आइडिया को दिया है, वो ये दिखा रहा है 0.43%। इसीलिए आपको परसेंटेज यहां पर कम दिख रहा है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो बहुत बड़ी बैंक है, वो तो बहुत सारा पैसा कर्ज देती है। यहां पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बहुत सारा कर्ज तो देती नहीं है, इसीलिए यहां पर परसेंटेज एक्सपोजर सबसे ज्यादा है। और एक्सपोजर काफी मायने रखता है कि आपने ओवरऑल जितना लोन दिया उसका एक्सपोजर कितने कंपनी के ऊपर क्या है। और इसी के लिए बोला जा रहा है कि सबसे बड़ा रिस्क आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर हमें देखने को मिल सकता है। ऑल्दो यहां पर जो रिसेंट खबर वगैरह आई थी उसमें यह बताया गया था कि ये जो बैंक्स हैं उन्होंने ऑलरेडी काफी हद तक प्रोविजंस रख दिया है, मतलब कि ऑलरेडी ये जो वोडाफोन आइडिया को जो उन्होंने लोन दिया था उसको स्ट्रेस्ड एसेट में डाल दिया है। इससे होता क्या है ना, आपने सुना होगा कि किसी बैंक का रिजल्ट आया, मतलब कि उनका प्रॉफिट लॉस वगैरह कितना हुआ, तो उसमें एक और चीज लिखा होता है जिसको कहते हैं प्रोविजंस कितना उन्होंने रखा है। प्रोविजन का मतलब यह है कि बैंक को पहले से अंदाजा हो जाता है कि ये पैसा हो सकता है उसको रिटर्न ना आए। तो सपोज 100 करोड़ रुपए उन्होंने दिया था, वो रिटर्न शायद नहीं आएगा, तो इसके लिए बैंक क्या करेगी, इसका 20 करोड़ पहले ही प्रोविजन लगा देगी इस साल, कि चलो हम 20 करोड़ पहले ही मान के चलते हैं कि हमारा लॉस हो गया, ठीक है। तो वैसे ही ऑलरेडी वोडाफोन आइडिया के केस में 15% प्रोविजन रखा हुआ है। ऑलरेडी बैंकों ने कह दिया है कि चलो 15% तो हम साइड में रख देते हैं, क्योंकि ये पैसा आने ही वाला नहीं है। तो ऐसा होने के बावजूद भी आप कह सकते हो कि जो बैंकों के ऊपर असर है वो काफी हद तक आपको देखने को मिल सकता है, काफी बड़ा कर्ज है। इसके अलावा यहां पर अब होगा क्या कि एयरटेल और जियो, क्या ये सब्सक्राइबर्स को एब्जॉर्ब कर पाएंगे? देखो बाहर से देखने में लगता है कि अगर वोडाफोन आइडिया डूब गया तो इस केस में फायदा किसको होगा, एयरटेल और जियो का होगा। जाहिर सी बात है ना कि इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, 270 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, वो क्या करेंगे अचानक से, वो किसी ना किसी दूसरे फोन पर ट्रांसफर होंगे, किसी दूसरे कंपनी पर ट्रांसफर होंगे, जंप करेंगे, दो ही पर जंप करेंगे, या तो एयरटेल होगा या तो जियो होगा। लेकिन आपको समझना है कोई भी जो कंपनी होती है वो करंट मार्केट ट्रेंड के हिसाब से चलती है। अब मान लो आप कोई कंपनी चला रहे हो और आपको लगता है कि यहां पर 5% सब्सक्राइबर्स की ग्रोथ हो रही है, तो उसी हिसाब से आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करोगे ना। अब अचानक से यहां पर आपके पास 50% ज्यादा सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे कि हमें भी कनेक्शन चाहिए, तो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड है उसके ऊपर तो प्रेशर आएगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं जो यूज कर रहे हैं सपोज एयरटेल और जियो की सर्विस, उनके ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में आप देखोगे तो उनके सर्विसेज में भी दिक्कत देखने को मिलेगी। तो प्रॉब्लम इसका एक और ये हो जाता है कि ये जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका होगा क्या,
वो जब दूसरे एयरटेल और जियो पर आएंगे तो एयरटेल जियो के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं कि इन सभी लोगों को अचानक से जो है एब्जॉर्ब कर सके, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विप्ड नहीं है। साथ ही साथ आपको पता होगा जो जियो है वो तो 2G और 3G से तो स्टार्ट ही नहीं किया था, उसने तो स्टार्ट ही 4G से किया था, तो उसके पास तो 2G 3G वाले कस्टमर्स का जो बेस ही नहीं है, तो वो तो ऑलरेडी नहीं ले सकता इन सब को। और भारतीय एयरटेल के पास तो वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ये कॉन्टेक्स्ट अगर आप देखोगे तो एक काफी बड़ी मुसीबत आ सकती है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। तो आखिरी में अब यहां पर क्वेश्चन क्या आता है, सोल्यूशन क्या है? देखिए सोल्यूशन बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है कि इसको वापस से रिवाइव किया जाए। क्या किया जाए? सरकार इसको खरीदे तो वैसे ही प्रॉब्लम है, नहीं खरीद सकती है। तो क्या है सोल्यूशन, क्या है? तो देखिए यहां पर यह बताया जा रहा है कि हो सकता है कि वोडाफोन जियो और एयरटेल वो कुछ समय के लिए केयर टेकर का काम कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि वोडाफोन आइडिया का ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना हुआ है जिसमें ये 270 मिलियन सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए हैं, तो एयरटेल और जियो क्या करेंगी, कुछ समय तक यहां पर उसको हैंडल कर सकें, मतलब एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए इन सब्सक्राइबर्स को टैकल कर सकें, इनको यहां पर सर्विस प्रोवाइड कर सकें। एक ये यहां पर काम हो सकता है। इससे क्या होगा कि एक तो जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, और उसी बीच ये जो पूरा समय होगा यहां पर एयरटेल और जियो अपना जो नेटवर्क है उसको बढ़ा सकेंगे, ताकि इन सभी सब्सक्राइबर्स को अल्टीमेटली वो अपने में एब्जॉर्ब कर सकें। इसके अलावा दूसरा यहां पर पॉसिबिलिटी बताया जा रहा है कि BSNL के साथ इसको मर्ज कर दिया जाए। जो हम कह रहे हैं ना कि सरकार इसको खरीद ले, तो BSNL के साथ अगर मर्ज हो जाए तो क्या आपको लगता है कि इतना आसान? देखो स्टार्टिंग में शॉर्ट टर्म में तो बहुत आसान है कि वोडाफोन को उठाओ और मर्ज कर दो BSNL के अंदर, शॉर्ट टर्म में आसान लग सकता है, लॉन्ग टर्म में ये बहुत बड़ा एक विकराल रूप ले सकता है। जी हाँ, ये सिचुएशन बहुत ही वर्स हो सकती है दोनों के लिए, BSNL और वोडाफोन के लिए, क्योंकि दोनों का अगर आप चीज देखोगे ना काफी आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। एक तो अब प्रॉब्लम क्या है यहां पर कि BSNL जैसी कंपनी के साथ इसको मर्ज करना है। BSNL अगर आप देखोगे तो काफी हद तक इसमें सुधार किया गया है, लेकिन अभी भी प्राइवेट टेलीकॉम जो प्लेयर्स हैं उनसे काफी पीछे हैं, चाहे टेक्नोलॉजी की बात करिए, अडॉप्शन, कैपेबिलिटीज, क्वालिटी ऑफ सर्विस, उससे काफी पीछे हैं। तो दो एकदम डिफरेंट कंपनी क्या वो मर्ज हो सकती हैं, ये क्वेश्चन है। BSNL अगर आप देखो तो उन्होंने 4G का सर्विसेज तो कुछ स्टार्ट ही नहीं किया था, ऑलमोस्ट निल है उनका अगर आप देखो। इसके अलावा यहां पर जो बैलेंस शीट है वोडाफोन आइडिया और BSNL दोनों के बहुत ज्यादा बदतर हैं। BSNL का भी अच्छा नहीं है, वोडाफोन आइडिया का भी अच्छा नहीं है। साथ ही साथ जो एम्प्लॉइज वगैरह काम करते हैं उनके कल्चर क्लैश देखने को मिलेगा, एक तरफ प्राइवेट कंपनी, दूसरी तरफ जो है आपका पब्लिक कंपनी। तो आई होप कि अब आप समझ रहे होगे कि ये सोल्यूशन भी इतना आसान नहीं होने वाला है। तो कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं? देखिए यहां पर सिर्फ एक गुड प्लान की आवश्यकता नहीं है, ब्रिलियंट प्लान और डिजाइन के साथ साथ यहां पर जरूरत है टेकर की, मतलब कि कोई इसको ओन कर सके, कोई इसके अंदर पैसा डाल सके, इसको लंबे समय तक चला सके, ऐसा कोई जो डीप पॉकेट वाला पर्सन कहते हैं ना, जो इसमें निवेश कर सके और सह सके, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन अभी भी बना हुआ है काफी हद तक, और वहां पर क्या है कि कम दाम पर आपको लॉस मेक करते करते सस्टेन करना है। तो कौन उसको टेक ओवर करेगा, क्या होगा, ये तो भगवान जाने। लेकिन आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपको लगभग सब कुछ समझ में आ गया होगा कि क्या क्या सिनेरियोज यहां पर बन सकते हैं। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, यहां पर क्या आप बता सकते हो कि भारत के अंदर कब और कहां जो इंटरनेट है वो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था? जी हाँ, कब और कहां पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप उनसे यहां पर जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर studyico.com पर जाइए, बहुत कम दाम पर सभी कोर्सेज आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।